वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। और आप सबको आज की क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को लाजमी मिलेगा। ठीक है, और आज जो सेशन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली किसी एक जॉब के लिए नहीं है सेशन, या किसी एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए नहीं है। ये सेशन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई भी जॉब का टेस्ट दें, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए अप्लाई करें, उन सब में ये आपके काम आए। आप एफपीएससी में अप्लाई करें, आप पीपीएससी में अप्लाई करें, एसपीएससी में अप्लाई करें, केबीपीएससी में अप्लाई करें, बीपीएससी में अप्लाई करें, एनटीएस में, ओटीएस में, जहां भी आप अप्लाई करें, इस सेशन से आपकी हर टेस्ट की तैयारी होगी। मेरी आवाज सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है मेरी सबको? और दूसरी चीज क्या, स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है आप सबको? ये जिन्हें मेरी आवाज स्लो आ रही है, मे बी आपकी तरफ इशू हो, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि ठीक आ रही है। बाकी लोग कह रहे हैं कि ठीक आ रही है, तो मे बी आपकी तरफ हो। अच्छा जी, आज के लेक्चर, आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वो मैं नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ गूगल लाइसियम का और अपना। गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन अकेडमी है और ये 9th बैच होगा वन पेपर की तैयारी का। ठीक है, इससे पहले 8 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूँ, 8 डिफरेंट बैचेस को। और उन 8 डिफरेंट बैचेस में से मेरे तकरीबन 35 प्लस स्टूडेंट्स की, क्योंकि 37 38 का फिगर है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 37 38 के राउंड अबाउट जो है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही मैं 35 कह देता हूँ। ठीक है, तो 37 38 की सिलेक्शन हुई है मेरे स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर में, एक साल में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सीएसएस का सेशन सीएसएस 2022 के लिए स्टार्ट किया था, अभी उसके ऑप्शंस चल रहे हैं। अभी मैं कंपलसरी का दोबारा स्टार्ट करना है जुलाई से। और मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम उसामा रियाज है, मैं फाउंडर और सीईओ गूगल लाइसियम का। जो मेरी बेसिक डिग्री है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मेजर हॉर्टिकल्चर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से मैं अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अजरबैजान, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक, आप लोग सुनते होंगे जी, सीएसएस करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन होती है, सीटीपी कहते हैं, सीटीपी के बाद एक एसटीपी होती है। ठीक है, तो उसी तरह ही अजरबैजान के अंदर जो उनकी ब्यूरोक्रेसी होती है, उनकी भी ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट है, अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। तो यहाँ से भी मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया हुआ है। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी कि मैंने यहाँ से, बेशक 2 हफ्ते का कोर्स था, लेकिन मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। मेरा जनरल नॉलेज का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आपको जनरल नॉलेज ही पढ़ाना है और जनरल नॉलेज बेस ही टेस्ट होते हैं। तो जनरल नॉलेज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 13 साल का है। 2008 से जनरल नॉलेज के साथ मैं अटैच हूँ। और इसकी क्या गारंटी है जी कि मेरा जनरल नॉलेज जो है वो अच्छा है और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? इसकी गारंटी ये है कि 2008 से लेकर 2019 तक डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल, नेशनल लेवल के मैं बहुत से कंपटीशन मैंने विन किए हैं। इसके अलावा डिबेटिंग कंपटीशन भी मैंने विन किए हैं। अच्छा, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जी, कि आप हमें तैयारी करवाएंगे तो आपका अपना कौन सा टेस्ट क्लियर है? अच्छा, अब 2019 के अंदर जब मैं बाहर से आया था, तो बेसिकली तो मैं सीएसएस की अटेम्प्ट के लिए आया था। तो मैंने तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अप्लाई किया था, चेक करने के लिए कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है,
या कह लें कि मेन एग्ज़ाम से पहले कि मैं मेरी तैयारी कितनी है। तो मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए, और मेरा दोस्त कर रहा था, उसने कहा तुम भी करो, तो मैंने भी कर दिया। तो पहले 200 मार्क्स के एमसीक्यू बेस का टेस्ट हुआ था, वो भी मेरा क्लियर था। उसके बाद 100 मार्क्स का एसए का टेस्ट हुआ था, वो भी पास था। एसए 100 मार्क्स का मिक्स पेपर था, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, वो भी पास था। उसके बाद वो प्रोसीजर ही आगे कंटिन्यू उन्होंने नहीं किया और दोबारा उसे कैंसिल करके तो 2021 के अंदर दोबारा वही पोस्ट जो दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट 100% रहा, क्योंकि मैंने एक ही अभी दिया था गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि मेरा प्राइवेट ही काम काफ़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एग्रीकल्चर से रेलिवेंट। और जो गूगल लाइसियम है, ये मैं अपने शौक की वजह से पढ़ाता हूँ, यानी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा जनरल नॉलेज के साथ पूरी ज़िंदगी से एक रिलेशनशिप है। और आप में से जो लोग ये सेशन अटेंड करेंगे उन्हें फील भी होगा जब मैं उन्हें पढ़ाऊंगा 2-2 घंटे, ठीक है, जितनी डेप्थ में मैं आपको जाके पढ़ाऊंगा। तो जनरल नॉलेज के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, 2-3 साल का नहीं है, 5-6 साल का नहीं, वो पिछले 13 साल से है। तो मैं 6 क्लास में था जब मैंने पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्विज कंपटीशन विन किया था, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। अब आप की तरफ चलते हैं जी, कि आपका जो पर्पज़ है इस सेशन को अटेंड करने का, आज की मीटिंग को अटेंड करने का, उसे फुलफिल करते हैं। अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं आप पीपीएससी का थोड़ा सा हवाला दे दूंगा आपको, उसके बाद पीएमएस जनरल नॉलेज का बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एफआईए का बताता हूँ। पीपीएससी, पीपीएससी क्या चीज़ है? पीपीएससी गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसने पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए इंडक्शन करनी होती है, रिक्रूटमेंट करनी होती है, बंदों को हायर करना होता है, ठीक है। जिस तरह एक प्राइवेट कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसने एक कंपनी के लिए बंदे हायर करने होते हैं, इसी तरह ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए जितनी भी मैन पावर जो रिक्रूट करनी है वो पीपीएससी ने करनी है। अब पीपीएससी बंदे हायर करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर रखता है, डिफरेंट लेवल रखता है सिलेक्शन के, डिफरेंट एग्जाम्स रखता है। हर पोस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जिसके लिए वो एक सिंगल एग्जाम लेते हैं जिसे कहते हैं वन पेपर, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ वो 100 मार्क्स का एक सिंपल एग्जाम लेते हैं, सिर्फ एक सिंपल एग्जाम, क्योंकि उन पोस्ट के ऊपर अथॉरिटी नहीं होती। अब ये जो वन पेपर एग्जाम होता है ना, इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है जी प्रोफेशनल कैटेगरी, प्रोफेशनल सीट, एक आती है जनरल सीट। जो प्रोफेशनल सीट होती है उसके अंदर सिर्फ वही बंदा अप्लाई करता है जिसकी डिग्री के रेलिवेंट सीट आए, यानी उन्हें अगर मेडिकल ऑफिसर रिक्वायर्ड है, एमबीबीएस मेंशन है क्वालिफिकेशन में, तो इट मीन सिर्फ एमबीबीएस पर्सन ही उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसे हम कहेंगे प्रोफेशनल सीट, ठीक है। जो आवाज आ रही है सबको मेरी? अभी मुझे एक मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, अभी एक मैसेज आ रहा था स्टूडेंट का कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो पीपीएससी की बात कर रहे थे हम, वन पेपर की। जो प्रोफेशनल सीट है उसके अंदर लिखा होगा क्वालिफिकेशन के अंदर कि हमें ये फला डिग्री रिक्वायर्ड है, एमबीबीएस रिक्वायर्ड है, एमबीए रिक्वायर्ड है, एमपीए रिक्वायर्ड है, बीएससी ऑनर्स जोलॉजी रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब वो डिग्री मेंशन है तो उसी डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इसे कहते हैं प्रोफेशनल सीट। प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है? 50 to 80% प्रोफेशनल सीट में आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट आते हैं क्वेश्चन। कुछ के अंदर 50% होता है, कुछ में 60 होता है, मेजोरिटी में 80% होता है। यानी अगर 100 प्रोफेशनल सीट्स आई हैं तो 90 के अंदर 80% ही होगा, लिखा होगा कि ये आपकी डिग्री में से आएगा 80%। बाकी का पोर्शन कहाँ से आएगा? वो जो 22
50% जो बाकी पोर्शन होगा वो आएगा जनरल नॉलेज का, जीके का, ठीक है, वो आएगा जनरल नॉलेज का, जीके का। प्रोफेशनल सीट के अंदर आपकी डिग्री बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि उस टेस्ट का, उस पेपर का जो मेजोरिटी पोर्शन है वो आपकी डिग्री का है, ठीक है, ये आपकी डिग्री का मेजोरिटी पोर्शन है। जो जनरल सीट होती है उसके अंदर आपकी डिग्री से रेलिवेंट कुछ नहीं आना होता। अब ये जनरल सीट का आपको किस तरह पता चलेगा? कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिसके क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा होता है बैचलर्स रिक्वायर्ड, जिसकी क्वालिफिकेशन में लिखा होता है मास्टर्स रिक्वायर्ड, लिखा होता है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड, और आगे डिग्री मेंशन नहीं होती। अगर आगे डिग्री या सब्जेक्ट मेंशन नहीं है और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमें इस लेवल तक की क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए, बैचलर, मास्टर, 16 ईयर्स, 14 ईयर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप सब के सब उसके लिए एलिजिबल हैं, आप सब के सब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसका सिलेबस क्या होगा? अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कोई डिग्री मेंशन नहीं है, उसका सिलेबस क्या होगा? उसका सिलेबस ये होगा कि 100% जो पेपर होगा वो आएगा जीके का। जीके के कंटेंट्स क्या हैं वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरा सेशन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते होंगे, अगर खुद तैयारी करना चाहते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जीके के कंटेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जीके कहते किसे हैं और किस में से पेपर आना है। तो ये हो गया वन पेपर एग्जाम। फिर आता है रिटन एग्जाम। अगर पीपीएससी एक पेपर नहीं, एक दो पेपर ले ले, किसी जॉब के लिए 3 पेपर ले ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? अब ये जो रिटन एग्जाम है इसके अंदर क्या होता है? रिटन एग्जाम के अंदर एक पेपर लाजमी जीके का आता है, बाकी पेपर कोई और हो सकते हैं, वो एसए का एक हो सकता है, वो इस्लामियत का हो सकता है, वो उस जॉब से रेलिवेंट किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। जिस तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की आई थी पोस्ट, वो थोड़ी अथॉरिटी वाली पोस्ट है, उसका रिटन एग्जाम है, उसके तकरीबन 4 पेपर होंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक जीके का लाजमी रखा हुआ एमसीक्यू बेस्ड पेपर। तो जीके का जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ना, ये आपके लिए निहायत ही कंपलसरी है हर जगह पे, हर जगह ये आपके लिए जीके लाजमी है, जीके के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जी पीएमएस की। पीएमएस भी पीपीएससी कंडक्ट करता है, बल्कि जितने भी प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ये कंडक्ट करते हैं पीएमएस। पीएमएस क्या चीज़ है? देखें, जो पंजाब की है, जो प्रोविंशियल लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, उसे हायर करने के लिए पीएमएस कंडक्ट किया जाता है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है, और जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स थे वो मिल गए हैं सूबों को। तो सूबों के पास एक बर्डन आ गया, 17 डिपार्टमेंट सूबों को एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो सूबे अपने डिपार्टमेंट्स को बेहतर करने के लिए, अपने ऊपर बर्डन को ख़त्म करने के लिए पीएमएस के जरिए जो है ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करते हैं, और सूबे जो है अब खुद भी डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करते हैं। तो पीएमएस होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सीएसएस की तरह ही होता है। सीएसएस वाले होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन, ये होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन, ठीक है। ये हर साल होना ही होना है। अब आगे कंटेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, ये जो सेशन होगा, पहले थोड़ा सेशन का बता दो चलो, ठीक है। ये जो सेशन मैं 1 जुलाई से करवा रहा हूँ, ये 1 जुलाई से जो मैं सेशन करवा रहा हूँ, ये सेशन है रात 9 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी। ये पीपीएससी वन पेपर का भी इसमें कवर होगा, इसके अंदर पीएमएस जनरल नॉलेज के पेपर का भी कवर होगा, इसके अंदर एफआईए के जितनी भी पोस्ट है उन सबका कवर होगा, ठीक है। इसके अलावा सीएसएस की आपकी बेस बनेगी, पीएमएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसकी बेस बनेगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आप टेस्ट देंगे उन सब में ये सेशन काम आएगा। इस सेशन के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने इस तरह रखे हुए हैं, पीपीएससी के सिलेबस से एक्स्ट्रा कंटेंट्स रखे हुए हैं कि आप कोई भी टेस्ट दें उन सब के अंदर ही काम आएगा। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं।
जिस तरह अभी मेरी एक स्टूडेंट का पिछले दिनों टेस्ट हुआ है PMS KPK का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे 80% से ज़्यादा MCQs आते थे, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया था उसी में से ही आए थे। मैं ये कोई गारंटी नहीं देता, जीके एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कह लें कि आपका लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है। तो वो पेपर ही कुदरती तौर पे इतना उन्होंने बना दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चीज़ें करवाई थी उसमें से वो आ गया था, ठीक है। ये मैं कोई अपनी बहुत बड़ी बढ़ाई नहीं बता रहा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर चीज़ कवर करवाऊँ, ठीक है, हर चीज़ कवर करवाऊँ। अब ये जीके होता क्या है? जीके को आप लोग समझते हैं एक सब्जेक्ट, कि सिर्फ ये एक सब्जेक्ट का नाम है जीके। जीके एक सब्जेक्ट का नाम नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है स्टूडेंट्स की, जो जीके को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ समझते नहीं जीके को। अब जीके क्या चीज़ है जी? जीके किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। जीके के अंदर होता है पाकिस्तान स्टडीज, जीके के अंदर होता है इस्लामिक स्टडीज, जीके के अंदर होता है करंट अफेयर्स, जीके के अंदर होता है जियोग्राफी, जीके के अंदर आ जाती है, अगर आप इंग्लिश, इंग्लिश हर टेस्ट में आती है। उर्दू, उर्दू का जो है ना, जो पीपीएससी है वो उर्दू को रखती है, एफपीएससी में उर्दू नहीं है, एफआईए में उर्दू नहीं है, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं वो उर्दू को इतना नहीं करते। जो पंजाब वाले हैं ये उर्दू को आगे आगे रखते हैं। जिस तरह पीपीएससी वन पेपर में 100 में से 10 जो एमसीक्यूज आते हैं वो उर्दू के आते हैं, यानी 10% उर्दू में से आ रहा है। एवरीडे साइंस, ये भी जीके का पार्ट है। एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज भी जीके का ही पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स भी जीके का ही पार्ट है। तो जीके किसी एक चीज का नाम नहीं है, जनरल नॉलेज किसी एक चीज का नाम नहीं है। ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स मिल के जनरल नॉलेज बनाते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है इसके अंदर, वो होती है आपके जनरल। जिस तरह ये पीएमएस के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जनरल, एक टर्म जनरल। जनरल का मतलब है कुछ भी आ सकता है। पीएमएस जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है? करंट अफेयर्स, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंट स्टडीज, फूड साइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल। इस जनरल के अंदर वही तमाम इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साइंटिस्ट, ठीक है। जियोग्राफी का पोर्शन आ गया इसके अंदर तमाम के तमाम। और जो पीपीएससी के अंदर जीके की बाकी चीजें होती हैं वो जनरल के अंदर आ जाती है सारी की सारी। अब एफआईए के अंदर क्या आएगा? एफआईए का जो है, आप सारे लोगों में एफआईए वाले भी हैं। एफआईए में क्या आएगा? एफआईए का भी जो पेपर है उसमें असिस्टेंट का जीके बेस ही है, सब इंस्पेक्टर का और एएसआई का भी जीके बेस ही है। अच्छा, अभी एक किसी की फेलो का वो मीटिंग का इशू आ रहा था, उन्होंने मीटिंग पासकोड गलत लिख रही होंगी, और ये मैं रिकॉर्डिंग जो है वैसे मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों ने बाद में भी देखनी होगी तो देख लीजिएगा, या शेयर करनी होगी तो कर दीजिएगा, ठीक है। अब एफ आई ए की बात करते हैं कि एफ आई ए का क्या आएगा। एफ आई ए की हम बात करते हैं। एफ आई ए के अंदर पाकिस्तान स्टडीज आएगा, लाजमी आएगा। इस्लामिक स्टडीज आएगा एफ आई ए के अंदर, करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। जियोग्राफी का होता नहीं है एफ आई ए में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी के पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं, लिखते नहीं है लेकिन आते हैं, ठीक है। लिखते नहीं है एफ आई ए वाले, लेकिन आते हैं इसमें से क्वेश्चन। फिर उसके अलावा इंग्लिश के आएंगे एमसीक्यूज, एवरीडे साइंस के आएंगे, मैथमेटिक्स के, ठीक है। और सम हाउ वो कंप्यूटर स्टडीज के भी एक दो दे सकते हैं। इसके अलावा एफ आई ए का जो एक्ट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि उसमें से अगर कोई आ जाए तो वो भी मैं आपको, वो भी मतलब मैं तो अपनी तरफ से करवाऊंगा ताकि आपको वो आ जाए। पीपीएससी का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, कोई उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इम्तियाज शाहिद से पेपर नहीं आना, ये चेंज हुआ है। पहले दुनिया इम्तियाज शाहिद को रट्टा मार के चली जाती थी कि इसी में से पेपर आना है। अब ये चेंज हुआ है कि क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिए सारे के सारे।
पैटर्न वही है, क्वेश्चन बदल दिए हैं। इम्तियाज शाहिद जो करके जाएगा उसका पेपर नहीं होगा, जो ओवरऑल हर चीज कवर करके जाएगा उसका पेपर होगा। ठीक है। जो एक क्रैमिंग का एक एक सिलसिला चल पड़ा था कि सब ने जी इम्तियाज शाहिद की किताब ले लो, उसे रट्टा लगा लो। ठीक है। देखिए मैंने आपको इम्तियाज शाहिद से तैयारी नहीं करवानी। पहली चीज मैं आपको बताता चलूं, इम्तियाज शाहिद से मैंने आपको तैयारी नहीं करवानी। प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगी, मैं आपको लेक्चर डिलीवर किया करूंगा, आप लोग लेक्चर लिया करेंगे रेगुलर। ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के जो भी लेक्चर होगा उसका टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक है। वीक के अंदर कम से कम 4 टेस्ट हुआ करेंगे आपके। मंडे टू थर्सडे क्लासेस हैं, तो इट मींस के मंडे टू थर्सडे आपके टेस्ट भी होंगे। और डिफरेंट बुक से आपको मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, डिफरेंट बुक से आपको मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जो लेक्चर की स्लाइड्स होंगी वो नहीं आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग नहीं लेक्चर की मिलेगी, आप लोग नोट करेंगे लेक्चर। इस तरह आप लोग रेगुलरली लेंगे, अटेंटिव होके लेंगे, और आपकी रूटीन बनेगी। अगर तो आपने स्लाइड्स लेनी है, रिकॉर्डिंग्स के ऊपर चलना है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी खुद ही कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक रूटीन बने, आप रेगुलरली पढ़ें। ठीक है। एक तरतीब के साथ तमाम चीज़ों को कवर करें, फिर ही मेरा सेशन लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं आपने उसी रूटीन में रहना है, पढ़ना नहीं है, टीचर घोल के पिला दे तो सॉरी, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं घोल के पिला दूँ। मैं प्रॉपर लेक्चर दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, एक तरतीब के साथ तमाम सिलेबस को कवर करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप क्लासेस ना लें और स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग मांगे तो वो नहीं मैं दे सकता। ठीक है। तो प्रॉपर लेक्चर्स मैं दूंगा, एक तरतीब के साथ प्रॉपर चीजों को मैं कवर करवाऊंगा, और आपने वो लेक्चर्स लेने हैं और चीजों को तरतीब के साथ करना है। ठीक है। अगर किसी कोई ये समझे कि जी मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है और जिनी निकलेगा, जिनी आपको हिफत करवा देगा हर चीज, तो सॉरी, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। मेरे पास हर बैच के अंदर ना 70-80 लोग आते हैं मिनिमम। पहले बैच के अंदर 220 228 थे फर्स्ट बैच में, दूसरे बैच में 218 थे। कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना, ये वन पेपर वगैरह, इसकी एक बहुत अच्छी चीज होती है, तमाम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा पहले मोटिवेट होते हैं कि हमने ये लाजमी करना है, मेहनत नहीं करनी। हम हमें मतलब अप्लाई नहीं करते, हम कहते हैं इस जॉब के ऊपर हम बैठ गए, ये सीट हमारी है, मेहनत नहीं करनी। मेरे पास 70-80 स्टूडेंट हर बैच में आते हैं, उनमें से एंड पे तकरीबन 50 रह जाते हैं या 60 रह जाते हैं, 20-30 वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में आए होते हैं कि पता नहीं ये बैच ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस भी नहीं लेंगे, टेस्ट भी नहीं देंगे, हमें आ भी सारा कुछ जाएगा। ठीक है। मतलब क्लासेस भी नहीं लेनी, टेस्ट भी नहीं देने, और आ भी हमें सारा कुछ जाए। फी मेरी बहुत रीजनेबल है बाकी अकेडमी से मुकाबले में, शायद इसलिए वो फी पे कर देते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक है। और जो लोग एंड तक लेते हैं उनका फायदा हो जाता है। अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ छोटा सा, 5-10 मिनट का। और आपको यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, गूगल लाइसियम ही है यूट्यूब चैनल का नाम, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मैं पढ़ाता किस तरह का हूँ, या चीज़ें किस तरह भी। मुझे पुराने स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं आपकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको भी चैनल भी अपना दिखा देता हूँ। वो भी चैनल भी ये पिछले हफ्ते स्टूडेंट्स ने कहा था तो उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ा था। ये सबको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? अच्छा जी। अब मैं
आपको गूगल लाइसियम के चैनल के ऊपर आपको पाकिस्तान स्टडीज के लेक्चर मिल जाएगा। मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पे, उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ पे किया हुआ है। आपको मतलब तरीका पता चल जाएगा कि मैंने पाकिस्तान स्टडीज किस तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं हिस्ट्री को किस तरह पढ़ाता हूँ ये आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक करवाता हूँ। अभी किसी ने पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया था ऊपर, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट ही एक टॉपिक करवाता हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट भी एक्सक्यूज मी, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी किसी ने पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया था ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के से रेलिवेंट ही मैं करवाता हूँ अभी के। इसमें से क्या आता है इसमें से पेपर में से। ठीक है, अच्छा, 1 मिनट बस, ये मैं थोड़ा सा था। अच्छा, सोक्रेटिस। अभी एक नाम लिखा हुआ है आपके सामने, सोक्रेटिस। अब पेपर के अंदर एमसीक्यू इसमें से क्या क्या आ सकता है। यानी सोक्रेटिस का नाम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वो ये पूछेगा कि सोक्रेटिस का ताल्लुक कहाँ से था, किस इलाके से इसका ताल्लुक था, या इसकी नेशनैलिटी क्या थी। तो ये ग्रीक था। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि सोक्रेटिस जो था वो ग्रीक था, यूनान से इसका ताल्लुक था। फिर इसका शागिर्द कौन था, इसका स्टूडेंट कौन था। ठीक है, इसका स्टूडेंट कौन था सोक्रेटिस का, ये भी आ सकता है पेपर में। तो सोक्रेटिस का जो स्टूडेंट था उसका नाम था प्लेटू। ठीक है, प्लेटू की नेशनैलिटी कौन सी थी ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्लेटू की जो नेशनैलिटी थी वो ग्रीक था, वो प्लेटू। ठीक है, प्लेटू की बुक का क्या नाम था, दी रिपब्लिक। और भी बुक्स हैं प्लेटू की, ये नहीं है कि और बुक्स नहीं है, लेकिन दी रिपब्लिक जो है ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो दी रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की बुक है, ये पेपर में आ सकती है, चांसेस हैं इस किताब के आने के। फिर उसके बाद प्लेटो का एक स्कूल भी था जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाया करता था, उसका क्या नाम था। उस स्कूल का नाम था अकेडमी। ठीक है, प्लेटो के स्कूल का नाम था अकेडमी। ये जो आजकल आप सुनते हैं ना, अकेडमी अकेडमी अकेडमी, ये जो टर्म थी अकेडमी, ये प्लेटो ने दी थी। जो पहली अकेडमी थी एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो प्लेटो का था। ठीक है, तो प्लेटो की थी कि अकेडमी, इसके स्कूल का नाम था अकेडमी। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड भी है एकेडेमिया, उसमें से ये अकेडमी निकला हुआ है। अच्छा, प्लेटो का भी एक स्टूडेंट था, मतलब और भी काफी स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टूडेंट आएगा उसका उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, प्लेटो का भी एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का क्या नाम था। उस स्टूडेंट का नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। अभी जो एरिस्टोटल था ये कौन था, इसकी नेशनैलिटी क्या थी, ये ग्रीक था, यूनानी था ये भी। इसकी जो बुक पेपर में आ सकती है उसका क्या नाम था, पॉलिटिक्स। तो एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है ये पीपीएससी में भी आ सकती है, पीएमएस में भी आ सकती है, एफआईए के टेस्ट में भी आ सकती है, एफपीएससी के भी किसी टेस्ट में आ सकती है, जिसमें भी जीके है उस सब में आ सकती है। और भी चीजें जो पिछली हमने डिस्कस की वो भी आ सकती हैं। अब एरिस्टोटल, जिस जो एरिस्टोटल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका क्या नाम है। ठीक है, एरिस्टोटल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका क्या नाम है। अभी आप जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कहाँ पे अटेंड कर रहे हैं जी, गूगल लाइसियम की मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो खुद बच्चों को पढ़ाया करता था उसका नाम था लाइजियम। तो मैंने जो ये वर्ड लाइजियम लिया था ये मैंने एरिस्टोटल से लिया था। ठीक है, तो लाइजियम जो है ये एरिस्टोटल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। आजकल आप सुनते हैं जी अमेरिकन लाइजियम, ब्रिटिश लाइजियम, इंग्लिश लाइजियम, ये जितने भी लाइजियम है ये सारे एरिस्टोटल का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो लाइजियम जो था ये किसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट था? ये एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल का था लाइजियम। ठीक है, उसके अलावा एरिस्टोटल का भी एक स्टूडेंट था। उसका क्या नाम था? उसका नाम क्या था? वो इधर भी आया था, सब कॉन्टिनेंट में भी आया था, उसने बैटल ऑफ हेडिस्कस भी लड़ी थी। ठीक है, उसका नाम था जी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट को हम देख लेते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? हम सारे समझ रहे होते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था ग्रीक था, लेकिन वो ग्रीक नहीं था। था वो ग्रीक ही, लेकिन वो मैसिडोनियन ग्रीक था। मैसिडोनिया से उसका ताल्लुक था। ठीक है, आजकल जो आप ग्रीस देखते हैं उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है मैसिडोनिया, नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्टर्न जो रोमेलिया है उसके साथ लगता है। और एक कंट्री भी है नॉर्थ मैसिडोनिया, ये पहले इकट्ठा होता था मैसिडोनिया। तो अलेक्जेंडर का जो ताल्लुक था वो मैसिडोनिया से था, जिसे उर्दू में मकदोनिया कहते हैं। ठीक है, उस कंट्री को कहते हैं मकदोनिया, भी कंट्री है नॉर्थ मैसिडोनिया। और जो अकेला मैसिडोनिया है वो ग्रीस का सूबा है। ठीक है, मैसिडोनियंस। तो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसी तरह ही मेरे बाकी लेक्चर भी हुआ करेंगे, कि जो भी टॉपिक हुआ करेगा उसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा, कि इसका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी बन सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, रुकें। एक और मैं आपको टॉपिक डिफरेंट जो है वो ओपन करते हैं, उसको करते हैं। स्क्रीन कैसे आएगी जब मैं शो ही नहीं कर रहा अभी? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ पाकिस्तान की ज्योग्राफी। अभी एक और टॉपिक हम करते हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रेलिवेंट। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान किस रीजन के अंदर है? पहली चीज क्या आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप का। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सबसे पहली चीज करवाता हूँ वर्ल्ड मैप करवाता हूँ मैं। अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सबसे पहले वर्ल्ड मैप करवाता हूँ, उन्हें पता होना चाहिए दुनिया कहाँ पे है, किधर है, उसके बाद हम बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया के अंदर पाकिस्तान किस रीजन के अंदर है? ठीक है, एक मिनट, या आपके फेलो को कंप्लीट मैप शो नहीं हो रहा, मैं भी दोबारा दिखाता हूँ। अब ये कंप्लीट शो हो रहा होगा आपको। तो पाकिस्तान देखें कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है सारे का सारा। पाकिस्तान जो है किस रीजन में है? पाकिस्तान साउथ एशिया में है। ये साउथ एशिया है, इसमें है जी पाकिस्तान। ठीक है, फिर आप कहेंगे बाकी रीजन्स कौन से हैं? एशिया के अंदर 6 रीजन्स हैं। ये साउथ एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है, ये वेस्टर्न एशिया है,
ये नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया, ठीक है। और ये है जी, ये साउथ है, ये ईस्ट है। इन दोनों का जो कॉर्नर बनता है वो है साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एशिया के 6 रीजन है। पेपर में अक्सर आता है, पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। एक में रुकिएगा, ये किसी का ना ये मीटिंग, अच्छा आप ना मीटिंग आईडी गलत लिख रहे हो, काइंडली आप उसे करेक्ट कर लो। आप मीटिंग आईडी गलत लिख रहे हो, बाकी लोगों का किस तरह कनेक्ट हुआ। अच्छा जी, पेपर में अक्सर ही क्वेश्चन आता है पाकिस्तान एशिया के किस रीजन में है, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान। और स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता, ये हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन। हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि पाकिस्तान किस रीजन के अंदर है। और वो स्टूडेंट्स जो है उन्हें साउथ एशिया नहीं पता होता कि पाकिस्तान कहाँ पे है साउथ एशिया में। ये आप 5 क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान किस रीजन में है, और यही आपको नहीं पता चल रहा होता कि पाकिस्तान किस रीजन में है। तो साउथ एशिया के अंदर है पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये पेपर में आएगा, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। तो साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं साउथ एशिया के अंदर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, 8 हैं, ठीक है। इस रीजन की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सार्क का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सार्क, तो सार्क का आपको पता होना चाहिए सारा। सार्क कब बनी, कहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है, किसका ये आइडिया था सार्क का, ठीक है। इसकी लास्ट समिट कब हुई, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं जी, पाकिस्तान का मैप है ये आपके सामने। ये पाकिस्तान का मैप किस डेट को आया था? न्यू पॉलिटिकल मैप है पाकिस्तान का। तो 4 अगस्त 2020 को ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये न्यू पॉलिटिकल मैप इशू किया था, आपको पता होना चाहिए, 4 अगस्त 2020, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल मैप है। क्या इसमें चेंजेस आई है न्यू पॉलिटिकल मैप में? तो फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हमने कश्मीर को अपना इंटरनल पार्ट बनाया है। यानी आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आपने एक्सटेंड कर दिया ये कश्मीर तक। पहले यहाँ तक था, पहले यहाँ तक था आपका, आप क्या क्लेम करते थे इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ तक। अब आप इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के साथ क्लेम करते हैं यहाँ तक, ठीक है। कश्मीर को आपने अपना इंटरनल पार्ट शो किया, ये चेंज दिखाया है। इसके अलावा आपने दोबारा रिन्यू किया अपना स्टांस, किसके ऊपर? आपने जूनागढ़ के ऊपर अपना स्टांस रिन्यू किया है। इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, उसके अंदर एक रियासत है जूनागढ़। तो जूनागढ़ के ऊपर आपने अपना जो स्टांस है वो रिन्यू किया है। आप दोबारा इसके ऊपर खड़े हुए हैं। आपने कहा कि हम यूएन के अंदर दोबारा बात उठाएंगे जूनागढ़ की, ठीक है। कि जिस तरह जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था, उसी तरह ही कश्मीर, जिस तरह इंडिया कहता है कि कश्मीर का हमारे साथ इल्हाक कर गया, तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे, ठीक है। तो जी 4 अगस्त 2020 को, क्योंकि 5 अगस्त को 1 साल पूरा होना था जो इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो इंडिया ने एब्रोगेट किया, ठीक है, उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला है। तो उसे 1 साल होना था 5 अगस्त 2020 को। तो पाकिस्तान ने ये चेंजेस किए हैं 4 अगस्त 2020 को, ठीक है, एक एक दिन पहले किया है। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर्स का पूछा जाता है, एग्जामिनर पाकिस्तान के बॉर्डर्स का पूछता है कि पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर जो है वो किसके साथ लगता है, कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है इंडिया के साथ, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का है। ये इंडिया, अच्छा पेपर में आता है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, तो इंडिया। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, इंडिया। ये रेड क्लिफ लाइन को रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? एक बाउंड्री कमीशन बना था, ठीक है, 5 मेंबर थे उसमें टोटल, लेकिन पंजाब और बांग्लादेश, पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए था। एक बंदा कॉमन था, उसका नाम था साइरल रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है। बाकी दो दो मेंबर्स का कमीशन था, ये 2 मेंबर्स पंजाब के लिए थे, ये 2 मेंबर्स बंगाल के लिए थे,
ठीक है। दो दो ये लोग, ये दो दो मेंबर्स कौन से थे? ये हाई कोर्ट के जजेस थे, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट के दो जजों के ऊपर मुश्तमिल ये था, और जो कोलकाता हाई कोर्ट था उसके दो मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच था। तो ये सर साइरन रेडक्लिफ ने इन दोनों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना था, और इन्होंने इन 5 बंदों ने पंजाब और बंगाल की तकसीम करनी थी। ये पंजाब वाले दो बंदों ने पंजाब की तकसीम करनी थी, बंगाल वाले दो बंदों ने बंगाल की तकसीम करनी थी। और इन्होंने मेन स्टांस क्या अपनाया था? 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उस लखनऊ पैक्ट के अंदर जो मुस्लिम लीग ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने जो एक मुतफिका तौर पे सीटों के ऊपर जो था, एक दूसरे के ऊपर जो था वो इत्तेमाद का इजहार किया था कि मुसलमानों को इतनी सीटें मिल जाएंगी पंजाब में से, और मुसलमानों की बंगाल में इतनी सीटें होंगी, हिंदुओं की इतनी सीटें होंगी। यानी 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज ने इस चीज के ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया था, इस चीज के ऊपर वो इतफाक़ी राय क्रिएट की थी कि किस जो, क्योंकि हर मजहब की एक मखसूस सीटें हो गई थी, यानी जनरल सीट्स लहदा थी और मुसलमानों की जो सेपरेट सीट्स थी वो लहदा थी। तो मुसलमानों की पंजाब में कितनी टोटल परसेंटेज बननी चाहिए सीट्स की, इसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं था पहले कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और ना ही बंगाल के अंदर मुसलमानों की कितनी सीट्स होनी चाहिए इसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय था। तो 1916 के अंदर इन्होंने इत्तेफाक राय किया था, और इसी जो सीट्स की रेशो के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ था दोनों पार्टीज का, उसी रेशो के हिसाब से इन दोनों ने, यानी बंगाल और पंजाब के कमीशन ने पंजाब और बंगाल के उतने परसेंट इलाके को तकसीम कर दिया, उतने परसेंट पाकिस्तान को मिल गया, उतने परसेंट मिल गया बांग्लादेश बन गया, ठीक है, हमारा बाग ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और इंडिया को उतने ही बांग्लादेश सॉरी बंगाल मिल गया। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट के मुताबिक ये उन्होंने तकसीम कर दी, यानी इस कमीशन ने इतना कोई खास रोल प्ले नहीं किया, इन्होंने सारे का सारा वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आइडिया को पकड़ के ये कर दिया। तो रेड क्लिफ लाइन को आपने याद रखना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, ना वर्किंग बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब ये इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स वगैरह भी मैं आपको करवा देता हूँ, ये इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स भी आती हैं, ठीक है, मैं डिटेल में करवाता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रेड क्लिफ लाइन है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है, जिसे पूरी दुनिया मानती है, उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके ऊपर इतफाक रखते हैं, दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस बॉर्डर के ऊपर। इसकी लेंथ कितनी है? 1610 किलोमीटर। आपको जो लेंथ मिलती है 2400, 2600, 2700, 2800, वो रेड क्लिफ लाइन की नहीं लेंथ होती, वो डिफरेंट किताब वालों ने लेंथ रखी होती है, इंक्लूड कर देती हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को भी, वर्किंग बाउंड्री को भी, और जो सियाचिन वाला सेक्टर है उस पर भी वो एक अंदाजन लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको हर किताब में डिफरेंट जो है डिफरेंट बुक्स वाले वो लेंथ लिख देते हैं, क्योंकि वो अकेली रेड क्लिफ लाइन की लेंथ नहीं लिख रहे होते, वो हर चीज को अंदर ही डाल देते हैं, वर्किंग बाउंड्री की लेंथ को, लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ को, और सियाचिन के लेंथ को, जो कि अभी तक डिमार्क ही नहीं हुई, यानी उसकी डिमार्केशन ही नहीं हुई सियाचिन की। तो रेड क्लिफ जो कमीशन था उसने जो ये बाउंड्री डिसाइड की थी, यानी पंजाब और बंगाल की जो बाउंड्री रेड क्लिफ कमीशन ने डिसाइड की थी, उस डिसीजन को कहते हैं रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है। अब जो रेड क्लिफ लाइन है इसके ऊपर इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स कौन सी हैं, यानी कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो रेड क्लिफ लाइन के ऊपर सिचुएटेड हैं, जहां से क्रॉसिंग होती है, लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो सबसे बड़ी और मेन क्रॉसिंग है वो वाघा बॉर्डर की है। वाघा बॉर्डर कहाँ पे है? ये आ सकता है पेपर में, लाहौर में है। इंडिया वाली साइड पे कौन सी जगह है? हमारी वाली साइड पे तो वाघा गांव है, इंडिया वाली साइड पे जो गांव है वो अटारी है, ठीक है, वाघा अटारी बॉर्डर भी इसे कहते हैं। यहाँ पे एक समझौता एक्सप्रेस नामी ट्रेन भी चलती है और बस सर्विस भी है। अब पेपर में आ सकता है कि समझौता एक्सप्रेस कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है? ये लाहौर से दिल्ली तक चलती है, दिल्ली से लाहौर तक चलती है, ठीक है। फिर आता है जी अगला बॉर्डर है पंजाब के अंदर, ये बड़ा फेमस है, ये आ सकता है गंडा सिंह बॉर्डर, ये इतना एक्टिव नहीं है वाघा की तरह,
फिर सुलेमान की के ऊपर भी, हेड सुलेमान की के ऊपर भी बॉर्डर है, छोटा ही सी वो क्रॉसिंग है, इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग नहीं है। सिंध के अंदर जो क्रॉसिंग है ये ट्रेन की क्रॉसिंग है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजरती है मुन्ना भाव। तो मुन्ना भाव स्टेशन से सिर्फ ट्रेन गुजरती है, थरपारकर में है। थर एक्सप्रेस जाती है कराची टू जोधपुर, जोधपुर जो है वो इंडिया की स्टेट राजस्थान का सिटी है। फिर करतारपुर कॉरिडोर, जो करतारपुर कॉरिडोर है ये दुनिया का अजीबो गरीब और वाहिद कॉरिडोर है। अजीबो गरीब और वाहिद कॉरिडोर किस तरह है कि ये वन साइडेड बॉर्डर है, वन साइडेड क्रॉसिंग है। यानी इंडिया से लोग पाकिस्तान तो आ सकते हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया नहीं जा सकते, ठीक है। इंडिया से लोग पाकिस्तान आएंगे, वो इंडिया से क्रॉस करके पाकिस्तान तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया नहीं जा सकते। ये वीज़ा फ्री क्रॉसिंग है, ठीक है। इसमें लोग एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं, दूसरी साइड से अब उस साइड पे नहीं जा रहे। तो करतारपुर है, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं आपको वर्किंग बाउंड्री का भी बता देता हूँ। अच्छा, एक और आता है जी, रेड क्लिफ लाइन के अंदर एक और पॉइंट है जो पेपर में अक्सर आता है, वो ये पॉइंट है। ये है 24th पैरेलल लाइन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए 24th पैरेलल लाइन, बॉर्डर जो है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है, तो 24th पैरेलल लाइन जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ये आ भी चुका पेपर्स में, ठीक है। तो 24 पैरेलल लाइन जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर है। तो 24 पैरेलल लाइन क्या, ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, ये रेड क्लिफ का ही पार्ट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्किंग बाउंड्री की। तो वर्किंग बाउंड्री कौन सी जगह है, ये आप देख रहे होंगे इतनी सी जगह, ये पाकिस्तानी पंजाब है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। इंडिया ने जिस कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसे कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, इंडिया ने जो नाजायज कब्जा किया हुआ है जिस साइड के ऊपर, तो पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है वो है वर्किंग बाउंड्री, ठीक है, वर्किंग बाउंड्री से कहते हैं। तो ये था जी डेमो लेक्चर। आई होप कि आप सबको थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी करके बताई हैं। तो आई होप कि आप सबको थोड़ी सी पता चला होगा, आइडिया हुआ होगा कि लेक्चर्स किस तरह के हुआ करेंगे। बाकी आपको मैं यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, वहाँ पे मैंने हिस्ट्री के आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। एक मिनट दे, मैं यूट्यूब भी मैं ओपन कर देता हूँ, वहाँ पे हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, आप वो भी देख सकेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं एक दफ़ा ये ओपन कर लूँ उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। तो क्वेश्चंस मैं आप सबके लेता हूँ, ओके। देखिए क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 9 बजे से लेके 11 बजे तक की होगी, ठीक है। 9 बजे से, रात 9 बजे से 11 बजे की, ठीक है। रात 9 बजे से 11 बजे की क्लास टाइमिंग होगी। मैं एक मिनट दे, मैं चैनल को ओपन कर लूँ, उसके ऊपर हिस्ट्री का भी लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, एक मिनट दे मुझे। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे ये मैंने एक हिस्ट्री का लेक्चर रखा हुआ है, ठीक है, डेमो लेक्चर, ये बैच 4 के लिए था। तो ये 5 माह पहले मैंने अपलोड किया था। तो ये बैच 4 के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ का ये लेक्चर था, ये इसको भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं हिस्ट्री किस तरह की पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बाकी यूट्यूब चैनल की उसको भी मैंने थोड़ा सा वो करना है ऐसे, इसके ऊपर चीज़ें जो है वो
पोस्ट किया करनी है, जो आपके जीके में यानी करंट अफेयर से रेलिवेंट इस तरह की चीज़ें जो वैसे भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल होंगी। तो सेशन की जो डिटेल्स हैं वो यही हैं कि 2 माह का सेशन होगा, 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, ठीक है। मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी। 1 जुलाई से ये स्टार्ट होगा, रात 9 बजे से रात 11 बजे की क्लास टाइमिंग है, और ऑनलाइन टेस्ट लिया करूँगा गूगल फॉर्म्स के ऊपर आपसे, ठीक है। गूगल फॉर्म्स के ऊपर टेस्ट हुआ करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर क्लासेस होंगी, और डिफरेंट बुक से भी मैं आपको मटेरियल शेयर किया करूँगा, ठीक है। जो कंप्लीट सेशन फी है 2 माह की, जो इकट्ठी फीस है वो 3,000 रुपये है, और ये FSC के लेवल की मैंने फीस रखी हुई है ताकि हर स्टूडेंट इसे अवेल करे, ठीक है। हर स्टूडेंट इसे अवेल करे, इसलिए इतनी मुनासिब फीस रखी गई है। जो FIA के टेस्ट की डेट है वो तो अभी आप दुआ करें कि अप्लाई हो जाए लोगों का, अभी तो उसका अप्लाई का इशू चल रहा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने FIA के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इसकी टेस्ट डेट जो है थोड़ा सा लेट ही हो सकती है। और अगर इसका टेस्ट स्टार्ट हो भी जाए तो ये बारी बारी लेंगे टेस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स जो हैं वो थोड़े हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें जी। PPSC के जितने भी टेस्ट हैं उन सब के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। PPSC के जितने भी टेस्ट होंगे वो सबके लिए यही सेशन वो डिज़ाइन है। मैंने आपको जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उससे रेलिवेंट मटेरियल मैं आपको लाजमी प्रोवाइड करूं। मेरे जो पिछले स्टूडेंट्स थे उनको मैं जहां तक हो सकता था वो प्रोवाइड करता था। नई लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिला करेगी, लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं होंगे, ना लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे ना रिकॉर्डिंग मिला करेंगी। मैथ्स भी करवाऊंगा मैं, मैथ क्यों नहीं करवाऊंगा, मैथ्स भी करवाऊंगा। सर आपका 1 जुलाई के बाद कोई न्यू बैच होगा, ये 1 जुलाई को ही बैच होगा ना। 1 जुलाई के बैच हो 1 जुलाई के बाद बैच होगा 5 जुलाई को, तो आप 5 जुलाई को कर लेना ज्वाइन, ठीक है। आप फर्स्ट को ज्वाइन ना करना, आप 5 को कर लेना। और कुछ जो पहला लेक्चर होगा वो वर्ल्ड मैप का ही होगा। देखें जो PPSC का, FIA का और जो PMS जनरल नॉलेज का सेशन है ये फ्री नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री सेशन जो करवा रहा हूँ वो CSS जनरल सेंसिबिलिटी का सेशन है। रेगुलरली क्लासेस ही होंगी लेकिन मंडे टू थर्सडे होंगी ना, मंडे टू थर्सडे क्लास हुआ करेगी। 1 जुलाई को पहली क्लास होगी। अच्छा, फी किस तरह आपने सबमिट करवानी है, फी किस तरह सबमिट करवानी है, तो फी का बता देता हूँ मैं। फी जो है ये बैंक अकाउंट में सबमिट होगी। हबीब बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसमें ये फी सबमिट होगी, ठीक है। और आप में से जो इंटरेस्टेड है, जो वाकई सीरियस है, मैंने सिर्फ 30 से 35 लोगों को या 25 लोगों को मैंने रखना है, थोड़े लोगों को ही मैंने रखना है, ताकि जो मेरा जो फोकस है वो ज़्यादा रहे हर स्टूडेंट की तरफ, ठीक है। और क्योंकि मेरा इसके साथ मैंने करंट अफेयर्स का, CSS करंट अफेयर्स का बैच भी शुरू कर देना है। उसकी क्लास हुआ करेगी फ्राइडे सैटरडे संडे को, ठीक है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े ही करने। अच्छा, फी की लास्ट डेट क्या है? फी की जो लास्ट डेट है वो आप यकम तक जमा करवा सकते हैं, लेकिन क्लास से पहले पहले। जो फी सबमिट करवाएगा वही क्लास में बैठेगा। आप लोगों में से जो फी की डिटेल्स लेना चाहता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स लेना चाहता है, वो इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे, मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ। बैंक बैंक अकाउंट डिटेल्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जो जनरल साइंस है बिल्टी का मेरा सेशन है CSS का, वो फ्री है। नहीं, जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू फी नहीं देनी, जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू फीस नहीं देनी। बैंक अकाउंट में जो है वो आप अपने जैस कैश के जरिए आप जमा करवा दें।
आप मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें जैस कैश की या इजी पैसा की, उसके जरिए आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो ये इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है फी डिटेल्स के लिए। आपने फ्री सेशन का लिंक और डिटेल्स, उसकी डिटेल्स और लिंक जो है मैं आपको बताता हूँ, रुके। ये आप गए यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, इसको नोट डाउन करें यूट्यूब चैनल को, गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल से नोट डाउन करें। ये जो सेकंड वीडियो है ये फ्री सेशन के ऊपर है। ठीक है, ये फ्री सेशन के ऊपर वीडियो है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे जाए नीचे शो मोर के ऊपर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये बाकी लिंक्स हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये बाकी लिंक्स हैं। देखिए जनरल साइंस एबिलिटी का सेशन सबके लिए फ्री है, जो मर्जी लेना चाहे। आप पूरे पाकिस्तान को बता दें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए, क्योंकि मैंने देखा है कि अकेडमीज जनरल साइंस एबिलिटी के नाम के ऊपर 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 चार्ज कर रही हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस एबिलिटी के सेशन का आप अपने तमाम दोस्तों को बताएं और आप तमाम लोग इसको ज्वाइन करें। ये भी 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसकी जो टाइमिंग है, ठीक है, 7:30 PM। अगस्त में एफ आई ए पीपीएससी का कोई बैच होगा? नहीं, अगस्त के अंदर कोई बैच नहीं है। जब ये बैच खत्म होगा आपका जून वाला, तभी सितंबर के अंदर मैं अगला बैच स्टार्ट करूंगा। मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि एक बैच चल रहा हो और अंदर मैं दूसरा बैच स्टार्ट कर दूं। अभी रमजान बैच जब चल रहा था, 19 अप्रैल को ही मैंने बैच स्टार्ट किया था, वो बैच खत्म हुआ है तो मैंने ये अगला बैच स्टार्ट किया। रमजान बैच से पहले मैंने कोई और बैच स्टार्ट नहीं किया। उससे पहले एमओडी का बैच था मेरा, वो 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में खत्म हुआ है तो मैंने अगला स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक बैच खत्म होगा फिर ये अगला स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि एक अभी चल रहा है तो अगला भी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। पहले ये जून और अगस्त में ये खत्म होगा, उसके बाद अगला बैच होगा स्टार्ट। उसके अंदर वन पेपर का कोई और बैच अंदर नहीं आएगा, मिक्स नहीं होगा काम। कि ये जो है ना वो पैसों के लालच में या स्टूडेंट्स के लालच के अंदर जो है मैं अगला स्टार्ट कर दूं। देखिए जो लोग ऐड है ना, अच्छा इशू पता है क्या है, अभी मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं। अभी आप लोगों के मैसेज सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं। अब मुझसे वो लोग पूछ रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेशन का हम किस तरह ज्वाइन करें, इसलिए मैंने ओपन किया। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस सेशन को ज्वाइन किया होगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, वो ना दोबारा अप्लाई करें। ये तो मैं उन्हें बता रहा हूँ जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, ये तो उन्हें मैं बता रहा हूँ। जी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% डिस्काउंट है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% डिस्काउंट है। अभी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर हैं, अभी क्लास के अंदर कौन कौन है जरा। अदनान चन्नड़ मुझे नजर आ गए हैं, अफशीन है और अनीला शौकत, अनीला शौकत भी हैं, अनका भी हैं, फरीहा फरा, आप लोग भी आए हुए हैं। आप लोग एफ आई ए के लिए आए थे, इश्तियाक भी है। तो पुराने स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह काफी ज्यादा हैं। तो कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, कोई और क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। जी, एफ आई ए के सिलेबस की मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था इस्लामियात का। इस्लामियात के लेक्चर्स नहीं होंगे, इस्लामियात के क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इस्लामियात के जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसका टेस्ट होंगे और उसी में से ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस्लामियात के लेक्चर्स नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दूं।
इंग्लिश और उर्दू के भी लेक्चर्स नहीं होंगे, उसका मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और नोट्स प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश और उर्दू के। ठीक है, क्योंकि 2 माह के अंदर मैंने आपको जो बाकी चीजें करवानी है वही बहुत ज्यादा है, कि अगर मैं आपको अकेली इंग्लिश करवाने बैठ जाऊं तो वो अकेली इंग्लिश ही होगी। तो इंग्लिश और उर्दू के जो है वो साथ साथ नोट्स और टेस्ट होगा, बाकी चीजें जो है उसके कंप्लीट लेक्चर्स होंगे। जी 2 मंथ्स मैं ही टीच करूंगा आपको। क्यों, आप कोई मिक्स करके पढ़ना चाह रहे हैं? तो 2 मंथ्स मैं ही टीच करूंगा आपको। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी क्लास की 9 बजे से 11 बजे। 9 से 11 होगी क्लास टाइमिंग। किसी ने बोल के क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसे अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, ये अभी ये एमओडी में से कौन कौन था? अभी मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझे बताएं जी, एमओडी वाले कोई है एमओडी में से? तो अदनान चन्नड़, अच्छा ये अदनान चन्नड़ वगैरह, अदनान चन्नड़ जरा बताएं कि आप कौन से बैच में थे, और आप क्या क्लासेस वगैरह तब हुई थी या नहीं थी हुई? ये भी एक ने कहा है कि हमने एमओडी की फी पे की थी लेकिन बाद में कुछ नहीं था हमें मिला। तो अदनान चन्नड़ या फरा आप बता सकती हैं, थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं कि क्लासेस हुई थी या नहीं थी हुई? यहाँ पे आपके जो मैसेजेस हैं सिर्फ मुझे आ रहे हैं, बोल के बताना पड़ेगा आपको, आपका मैसेज नहीं पहुंचना किसी तक। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। और सर मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि रेगुलर क्लासेस लेते हैं सर, और बहुत ही अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमें, जो कि स्टैंडर्ड बेस होता है सर। जी ठीक है, रेगुलर बेस क्लासेस होते हैं। थैंक यू अदनान। अच्छा, ये मुझे पता है आपने यहाँ पे फी पे नहीं थी की, आपने कहीं और फी पे की थी एमओडी की। लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि देखें, गूगल लाइसियम के ना एक गूगल लाइसियम की एक हिस्ट्री है। आप ये फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करें, फेसबुक पेज के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद आप 17 अगस्त 2020 से लेके अभी तक का पूरा ऑब्जर्व करें कि पेज के ऊपर है क्या। मैं पहले हर बैच से डेली बेसिस के ऊपर जो था फीडबैक लेता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेरी जो फीमेल स्टूडेंट्स भी, मेरे पास 90% होती फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी उन्हें फेसबुक के ऊपर जो है ना वो फजूल फजूल मैसेजेस आने लग जाते थे। तो फिर मैंने इसलिए फीडबैक का वो बंद कर दिया पिछले बैच से, कि क्योंकि वो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनके घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे होते फेसबुक का। और आप जो फीमेल्स हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपको अगर कोई अननोन बंदा वैसे ही मैसेजेस कर रहा हो तो बेशक आप रिप्लाई भी ना करें, तो कोई और बंदा देख ले तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं था चाहता कि किसी के लिए भी कोई इशू बने, इसलिए मैंने फीडबैक लेना फेसबुक पे छोड़ दिया था। पिछले बैच का जो फीडबैक है वो मैंने, जो एमओडी के बैच का था मेरा फीडबैक, वो अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस के अंदर आप जाएं और यहाँ पे ये जी एमओडी के बैच का फीडबैक अवेलेबल है। 2 माह पहले ये मैंने लिया था, अपलोड भी किया हुआ है। जो मेरा पिछला रमजान बैच था इसका फीडबैक मैंने अभी कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। लास्ट सैटरडे मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। और जिस तरह भी उन्होंने दिया है एज इट इज मैं अपलोड करूंगा, उसके अंदर कोई 1 सेकंड का भी चेंज नहीं होगा, कि एडिट 1 सेकंड का भी नहीं होगा। जहां पे उन्होंने तारीफ की होगी तारीफ आएगी, जहां पे बुराई की होगी बुराई आएगी। ठीक है, जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा होगा वही आपको मिलेगा, 1 सेकंड भी एडिट नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है जी। मुजाहिद मुगल, मैंने आपको अलाउ किया मुजाहिद मुगल, तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ लें, जो भी क्वेश्चन है आपका। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं सर, वो ज़रा बता दें कि अगर कोई पीपीएससी के अलावा जैसे पीएमएस या सीएसएस की प्रिपरेशन करने जा रहा है,
तो वो भी आप सारे उनको बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाएंगे या सिर्फ आप जनरल साइंस और एबिलिटी की करवाएंगे? देखिए मैं सिर्फ जनरल साइंस एबिलिटी की नहीं करवाऊंगा, जो करंट अफेयर्स का सेशन है ना वो भी मेरा स्टार्ट होगा जुलाई में ही, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का भी। ठीक है, और उसकी 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी फ्राइडे सैटरडे संडे को, 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक की। ठीक है, और उसके प्रॉपर टेस्ट भी हुआ करेंगे, बाकी लोग टेस्ट नहीं लेते, मैं टेस्ट भी लूंगा, मैं पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा अभी पेपर को करना किस तरह है। तो बाकी सब्जेक्ट को फिर कैसे कवर अप करना है सर? बाकी सब्जेक्ट्स कौन से? जैसे कंपल्सरी 6 होते हैं और 6 सब्जेक्ट दूसरे होते हैं, उसकी बात कर रहा हाँ हूँ। जी, तो बैच जो है मेरे चल रहे हैं ना अभी, अभी यूरोपियन हिस्ट्री का बैच चल रहा है, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस का बैच चल रहा था। ठीक है, उससे पहले जो था इंग्लिश का बैच चल रहे थे, उससे पहले टोटल कंपल्सरी के चल रहे थे। तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही वो एडजस्ट करना होता है ना। तो अभी मेरे पास जितना टाइम अवेलेबल है, हाँ जी, मैं सीएसएस की भी तैयारी करवाता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ इन्हें मुजाहिद को। तो अपने टाइम टेबल्स के हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा ना, जो भी मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा, इस तरह नहीं मैं सर कर। आपने एक बात ये कही है कि आप इंग्लिश और उर्दू, उर्दू का तो चले ठीक है, उसकी आप सिर्फ हमें नोट्स देंगे, तो इंग्लिश की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब हम ठीक है पढ़ के तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली भी उसके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं, तो वो फिर कैसे कवर अप होगा? देखिए इंग्लिश के जो एमसीक्यूज आने हैं उसका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, उसके अलावा डिटेल नोट्स भी दूंगा मैं आपको, टेस्ट भी लूंगा। अभी अजान हो जाए, अजान सुनने एक मिनट। अच्छा, तो आपकी जो बात थी इंग्लिश को लेके, मैं आपसे थोड़ा सा बताता चलूँ, आगे अजान हो रही थी। इंग्लिश के प्रॉपर लेक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर करता चलूँ। इंग्लिश के मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कहाँ कहाँ से पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, डिटेल में जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो आप टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके, क्योंकि मैंने पहले सेशन करवाए हुए हैं इंग्लिश के, तो या तो उसके मैं वीडियोस वगैरह के ज़रिए आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश का। ठीक है, अगर नहीं तो इंग्लिश के सर हैं मेरे पास, ठीक है, मेरे भी टीचर हैं वो, और पिछले माह तो वो अवेलेबल नहीं थे, उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है, काफ़ी सीनियर टीचर हैं इंग्लिश के, तो अगर तो वो मुझे अवेलेबल हुए तो मैंने इंग्लिश का सेशन करवाना है एक, मैं सोच रहा हूँ सीएसएस का दोबारा सेशन करवाऊँ, क्योंकि वो खुद भी अपने दौर के अंदर सीएसएस क्वालिफाइड थे। ठीक है, 2 दफ़ा उन्होंने सीएसएस क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर तो वो अवेलेबल हुए तो मैंने इंग्लिश का सेशन करवाना है, तो उसके अंदर मैं आपको भी फैसिलिटेट करूंगा जो लोग बैच को ज्वाइन करेंगे जून वाला। अगर वो अवेलेबल ना हुए तो मैं आपको पहले क्लियर करता चलूँ, अगर वो अवेलेबल ना अवेलेबल हुए तो फिर आपको जो है मैं वीडियोस के ज़रिए ही वो मैं बता दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बाकी चीज़ों का, और नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये मैं चीज़ पहले क्लियर करता चलूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ इंग्लिश की उर्दू की, मैंने इसलिए पहले बता दिया खुल के कि जो मैंने पढ़ाना वो मैं आपको कंप्लीट बता दिया, और जो मैंने सिर्फ नोट शेयर करने हैं वो भी बता दिया। बाकी 5 अप्रैल वाले बैच की, 5 अप्रैल को तो 5 अप्रैल तो गुजर गई है, 5 जून 5 जुलाई की बात हो रही है। जो 5 जुलाई वाला बैच है ना वो भी सेम यही टाइमिंग होगी, सारा कुछ यही होगा, सिर्फ एक लेक्चर का फर्क है। मैंने आपको 1 जुलाई को जो एक लेक्चर करवाना है ना, वो 5 जुलाई वालों को मिलना है एंड के ऊपर। ठीक है, या उन्हें किसी किसी संडे को मिलेगा, या उन्हें जो है वो एंड पे मिलेगा। ठीक है, तो 5 जुलाई और 1 जुलाई के दरमियान सिर्फ एक लेक्चर का फर्क होगा, वो सिर्फ एक लेक्चर का डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम टाइमिंग होगी, सारा कुछ सेम होगा। जी, आलिया आप पूछें, फिर उसके बाद नवीद आप पूछ लें, नवीद शाह। जी आलिया, आपका कोई क्वेश्चन है?
जी नवीद शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? तो आपने कहा कि सर आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो आपका क्या क्वेश्चन है नवीद शाह? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो पीएमएस में हम कैप्टन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्टिविटीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्टडीज के अलावा वो भी आप करवाएंगे? आपने आपने किसके लिए अप्लाई किया? लेडी कैडेट ऑफिसर के लिए? जी सर। देखिए वो जो लेडी कैडेट ऑफिसर का जो टेस्ट होता है ना, उसके ऊपर मैं एक सेशन तो रख दूंगा एक्टिविटीज के हवाले से किसी आर्मी ऑफिसर के साथ, लेकिन वो मैं खुद नहीं करवाऊंगा और वो इसका इस सेशन के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। लेडी कैडेट ऑफिसर का इस सेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करती हैं तो उसके टेस्ट से रेलिवेंट गाइडेंस के लिए मैं किसी आर्मी ऑफिसर के साथ जो है वो आपका सेशन तो जरूर, क्योंकि मेरे पिछले जनवरी के अंदर जो मेरी 2 स्टूडेंट्स थी पिछले बैचेस की, उन्होंने भी, उनका भी क्लियर हुआ था लेडी कैडेट ऑफिसर के लिए। तो वो एक सेशन मैंने रखवा दिया था अपने एक दोस्त के साथ जो आर्मी ऑफिसर है। तो तो सर उनके अलग चार्जेस होंगे? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, तो यही होगा कि आपको उसका इस सेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जी वो एक, सर, इस हाँ सेशन जी, के साथ तो वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके लिए मैं आपको जितना हो सके फैसिलिटेट करूंगा। और जो मेरी पिछली, सर जी पूछें। एफआईए में तो मोस्टली 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं। वो जो इंग्लिश के 20। 20 क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं जी आपके सर। सिनोनिम्स, एंटीनम्स, जी सर, हाँ जी फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनम। हाँ इडियम्स, जी। ठीक है। अब इसके अंदर समझने वाली क्या चीज है, इसके अलावा आपके फॉरेन फ्रेजेस आते हैं, ठीक है। जी सर। फॉरेन फ्रेजेस में से आना है। जो चीज आपको मुश्किल होती है वो आती है आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, या आपके लिए जो होता है करेक्शन होती है समहाउ, जो आपको जी लग रही सर। होती है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैंने इंग्लिश का सेशन रखा, सेपरेट होता है इंग्लिश का सेशन, अगर वो रखा तो आप लोगों को भी उसमें ऐड कर दूंगा। अगर नहीं रखा तो आपको मैं किसी ना किसी तरीके से वो चीजें बता दूंगा। जो मेरे पिछले सेशन हुए हैं उनकी वीडियोस के जरिए, उन तमाम चीजों के जरिए मैं आपको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सारी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश जो है उसको, उसके लिए भी टाइम चाहिए प्रॉपर। मैंने जो पिछले इंग्लिश के सेशन करवाए हैं वो 2-2 माह के करवाए हैं मैंने, डिटेल से, यानी करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी चीजें 2-2 माह की थी। वो सेशन ही सेपरेट होता है उसका, ठीक है। वो जो ठीक है मैंने सर। चीजें ये इस बैच में करवानी है, ये खुद 2 से 3 माह चीजें ये मांगती हैं कि डिटेल से आपको करवाई जाए। वोकैबलरी जो आप कह रही हैं, वोकैबलरी तो वोकैबलरी ही सिनोनिम्स एंटीनिम्स होते हैं ना वोकैबलरी, तो सिनोनिम्स एंटीनिम्स की कोई ही हम वोकैबलरी करते हैं। थैंक यू सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई और क्वेश्चन किसी का है तो काइंडली जो है वो बताएं। अच्छा, मैं इसीलिए मैंने वो जो जनरल साइंस एबिलिटी का मैंने ग्रुप बनाया, मैं उसके अंदर इसलिए मैं करंट अफेयर्स के इस तरह की चीज़ों का अपलोड नहीं था कर रहा कि आप लोग ये समझेंगे कि अगर आप में से कोई है उस ग्रुप का यहाँ पे, कि ये शायद अपने करंट अफेयर या दूसरे बैचेस की प्रमोशन के लिए हमें यहाँ पे ऐड कर दिया, फ्री में पढ़ाना पढ़ाना कोई नहीं है। तो करंट अफेयर्स का भी मेरा बैच होगा, बाकी सीएसएस के भी बैचेस चल रहे हैं। तो उसकी प्रमोशन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, बता नहीं रहा कि आप लोग इस चक्कर में ना समझें कि हमें सिर्फ जो था ये बेवकूफ़ बनाने के चक्रों में कि जी हमें ये प्रमोशन करनी थी अपनी वगैरह वगैरह। तो वो जनरल साइंस एबिलिटी फ्री है, वो पहले दिन से मैंने आपको बताया वो फ्री ही होगी, उसका 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है सेशन की जनरल साइंस एबिलिटी की, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर होगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। 1000 अगर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उसे, तो फिर वो 1 माह का फ्री सेशन होगा। अगर 1000 स्टूडेंट उसे ज्वाइन नहीं करते तो फिर वो सेशन शॉर्ट होगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे मैं उतना अच्छा डिटेल से पढ़ाऊंगा उसे, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें ज्वाइन करवाएं, फ्री है। 1 रुपया, मैं आपको फिर बताता हूँ कि 1 रुपया भी उसका मैं चार्ज नहीं करूंगा। आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, परसों भी कहूँगा, ठीक है। 1 रुपया भी जनरल सेंसिबिलिटी का मैं नहीं दूंगा। मुझे पता है कि फ्री का कहा है तो उसको क्लासेस को रेगुलरली सिर्फ
10 या 15% लोगों ने लेना है, क्योंकि एक फ्री की चीज़ मिल रही होती है ना, तो एक तो हमारा एतबार नहीं बनता उसके ऊपर, दूसरी चीज़ कि हम उसको इतना जो है ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम समझते हैं यार इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होगी, कि तो ऐसे ही इन्होंने कर दिया होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो क्या लेना। तो मुझे पता है कि अगर 1000 स्टूडेंट आता है ना, तो फिर जाके 80 90 100 लोगों ने उसकी क्लास लेनी है। ठीक है, मुझे ये चीज़ पहले ही पता है, क्योंकि बाकी लोग जो, मैं एक डिटेल सेशन की वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, और फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, और मैं 4 5 दफ़ा बता चुका हूँ अपना नाम ग्रुप के अंदर, या मैं 2 3 दफ़ा, कम से कम दो दफ़ा तो मैंने सेंड किया अपना नाम, फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो इट मीन्स कि वो कितना कुछ सीरियस ले रहे हैं उस सेशन को। तो 1000 स्टूडेंट आएगा, फिर ही वो 100 स्टूडेंट होगा, जो मैंने 100 सीट्स पहले रखी थी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री सेशन को जो है लोग इतना ज़्यादा वो नहीं वैल्यू देते। लोगों को जब 8,000 रुपया 6,000 जेब से निकालना पड़ता है, तब वो कहते हैं जी हो बहुत ज़बरदस्त हुआ, अब हम क्लास ले या ना लें, अब दिली सुकून हुआ है पैसे दे के। ठीक है, क्या ये सेशन पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी है? देखें, ये जो सेशन है इसके अंदर एग्रीकल्चर वालों का क्या फायदा होगा? एग्रीकल्चर वालों का ये फायदा होगा कि एक तो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो जॉब है उसमें आना है 20% जनरल नॉलेज का, एक तो वो होगा। दूसरा, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, अगर उन्होंने जनरल सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी कंप्लीट तैयारी होगी इससे। ठीक है, यानी आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर में 20 एमसीक्यूज मिनिमम, वो इस सेशन से तैयार होंगे। दूसरा, आपने जितने भी बाकी करने हैं ना टेस्ट जनरल सीट्स के, वो सारी की सारी तैयारी यहाँ से होगी। फी सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली कितने एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे इस सेशन से? इंशाल्लाह आपके 75 80 प्लस जो है वो स्कोर होंगे इस सेशन से और टेस्ट वगैरह से, क्योंकि जो भी पीपीएससी का जो एग्जामिनर जिस जिस चीज को टारगेट करता है वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। ये जो 2 मंथ्स है ना, 2 मंथ्स, ये 2 माह का मतलब है मिनिमम 2 माह, ये 2 से 2.5 भी हो सकते हैं, ये 2 से 3 भी हो सकते हैं। मैंने हर चीज आपको अच्छी तरह करवानी है, तसल्ली से करवानी है। ठीक है, मिनिमम 2 है। ये नहीं होगा कि एक चीज मैंने स्टार्ट करवा दिया है तो बस ये बस गुजार दो अब जल्दी जल्दी से इस तरह स्लाइड्स को। ठीक है, कि इस तरह करके स्लाइड्स को गुजार दिया, ये चीज नहीं होगी। एक चीज करवा रहा हूँ उसे अच्छी तरह करवाऊंगा। ठीक है, मिनिमम 2 माह। तो जिसने भी ये सेशन ज्वाइन करना है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने मैसेज करना है, मैं आपको फी डिटेल्स जो सेंड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर मैं एंड करूँ इसे। जी हीरा आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नवीद है, नवीद का भी मैंने क्वेश्चन देखा है। सर, आपने सोक्रेटिस का जैसे बताया, सपोज मैं इसको आपके लेक्चर के बाद उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहूँ फॉर एमसीक्यू, शुड आई यूज विकीपीडिया और सम अदर वेबसाइट? देखें, विकीपीडिया के ऊपर जो है ना, वो कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। विकीपीडिया की गलती का आपको तभी पता चलता है, या उस बंदे को पता चलता है जिसने 3 4 जगह से अलहदा भी पढ़ा हो। ठीक है, तो विकीपीडिया जो होता है ना, ये इतना ऑथेंटिक होता भी नहीं है और होता भी है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं विकीपीडिया में। लेकिन ये कह दूं मैं कि हर चीज ही मिस्टेक है, तो ये भी नहीं, ये बात गलत है। विकीपीडिया पे हर चीज भी गलत नहीं है और मिस्टेक भी होती है उसमें। तो नवीद, सॉरी, मैंने अभी आपका ये क्वेश्चन देखा तो अभी मैंने फौरन जो है वो रिप्लाई किया।
जो 20% जो पीपीएससी में आता है उनमें से किस सब्जेक्ट में होता है? अच्छा जी, जो 20% वाले होते हैं ना, इसमें मिक्स आता है। इसमें मिक्स इस तरह आता है कि जियोग्राफी में से 1 से 2 क्वेश्चन आ गए, उर्दू का एक क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान स्टडीज का एक क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश के 1 या 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसमें हर चीज को वो 1-1 2-2 क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर कवर करने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है 20% में कि वो हर चीज को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके, हर चीज का जो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा करके वो देने की वो कोशिश करता है 20% के अंदर। और कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। और ये हर सेशन, हर क्लास के अंदर मैं इसी तरह ही आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, अभी मैं आपको पिछले, अच्छा एक और, ये हीरा ने कहा था कि आपकी क्लासेस हुआ करेंगी या नहीं हुआ करेंगी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, रुके 1 मिनट, रुके मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ जिससे आपको शायद ज्यादा तसल्ली हो। रुके 1 मिनट, रुके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी। ये सबको नजर आ रहा है? ये सबको नजर आ रहा है? ये सबको ये फोल्डर सबको नजर आ रहे होंगे। ये जूम के फोल्डर्स हैं जो हर क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखें, ये हर डेट की आपको मीटिंग मिलेगी। इट मीन्स कि हर डेट को जो है वो लेक्चर हुआ है, क्योंकि मैं हर क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखें, ये जितने भी, ये कोई डेट मिसिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको तसल्ली के लिए आपको मैं टेस्ट का भी दिखा देता हूँ, रुके आपकी तसल्ली के लिए मैं टेस्ट का भी दिखा देता हूँ कि टेस्ट भी होते हैं या नहीं होते। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये गूगल फॉर्म्स मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, ये डेट वाइज लिखा आ रहा है ना आपको। ये कल मैंने टेस्ट लिया है इस्लामियात का। ठीक है, ये फ्री जनरल साइंस एबिलिटी वालों का ये फॉर्म है। और ये आपको ये सारे टेस्ट नजर आ रहे होंगे आपको। ये लोड हो रहा है अभी। ठीक है, ये मैं एंड तक आपको दिखाता हूँ। ये टेस्ट ही टेस्ट चल रहे हैं। और ये टेस्ट जाने हैं कहाँ तक? ये 17 अगस्त तक जाएंगे। ये देखें, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 26 अगस्त, 22, 31, यकम, 2, 3, 4, ठीक है, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, ये सारे टेस्ट आपके सामने हैं। ठीक है, ये डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, ये सारे आपके सामने हैं। ये जी, जो टेस्ट है वो डेली होगा। पिछले बैच के अंदर थोड़ा सा मेरी तरफ से हुआ है टेस्ट का कि वो डेली मैं नहीं ले सका। इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ कि वो उसके अंदर थोड़ा सा गैप आया पिछले बैच के अंदर, कि उसके अंदर से कुछ जगह पे मैं कुछ 1-2 दिन का, हर 1-2 दिन का वीक का मतलब गैप आता रहा। तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने भी फील किया कि ये जो 2-2 3-3 दिन का गैप आ गया ना कुछ टेस्ट के दौरान, वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन इंशाल्लाह वो आपके बैच के अंदर नहीं होगा, वो पिछले बैच के अंदर था थोड़ा सा। और उससे पिछले बैच के एंड के ऊपर हुआ था। लेकिन मैंने बाद में भी, अभी भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ। बैच खत्म हो गया मेरा, लेकिन अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो आपके होंगे। नहीं, टेस्ट क्लास टाइम पे नहीं होगा। टेस्ट का जो टाइम होगा वो सेपरेट होगा। टेस्ट का टाइम सेपरेट होगा। ठीक है, टेस्ट का टाइम सेपरेट होगा, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा टेस्ट के चक्कर में। लेक्चर्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा टेस्ट के चक्कर में। ठीक है, टेस्ट का टाइम वैसे ही सेपरेट होगा।
कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं end करता हूँ। जी नोट्स आपको डेली मिलेंगे, लेक्चर की स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, लेकिन डिफरेंट बुक से आपको नोट्स डेली मिलेंगे। नोट्स आपको डेली मिलेंगे, ठीक है, नोट्स आपको डेली मिलेंगे, टेस्ट आपके डेली होंगे। क्लासेस मंडे टू थर्सडे हैं, मैं फिर रिपीट करता चलूँ, मंडे टू थर्सडे। और जनरल साइंस में एबिलिटी के नोट्स नहीं मिला करेंगे, ठीक है, वो आपको बुक्स, जो मैं बुक्स बता दूंगा वो बुक्स लेनी होगी तो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर ना लीजिएगा, आपकी मर्जी है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाल के जो है सेशन को अटेंड किया। बाकी जिन लोगों ने फी पे करनी है, सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।